चलो लिखो बेटा आगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बेटा ये थोड़ा रेयर टॉपिक है, ये पेपर में कम आता है, लेकिन अगर ये आया तो ये फाइनल अकाउंट्स के साथ मिलकर आएगा। जो आपका फाइनल अकाउंट टॉपिक है उसके साथ ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मिलकर आएगा, और फाइनल अकाउंट ऑलरेडी 10 मार्क का आता है, तो अगर उसके साथ ये टॉपिक जुड़ गया तो लगभग ये आपका 15 से 20 मार्क का बन जाएगा। आज तक एक ही बार आया बस ये। मैंने वैसे आपकी ऐप के ऊपर इसका लेक्चर डलवा दिया है, पर कुछ बच्चों ने बोला कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं इसको क्लास में करवा रहा हूँ। लिखें मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये जो टॉपिक है ये आपका सीए इंटर में एक सब्जेक्ट आने वाला है, कॉस्टिंग। सीए इंटर में ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है आपका कॉस्टिंग, और जो ये कॉस्टिंग में आप पढ़ोगे ये सारा उसका एक डेमो है, ये सारा उसका एक अपने पास वो है, ग्लिम्स है। आप जब वहां जाके पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे, अभी हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे इफ एनी एंटिटी, इफ एनी एंटिटी इज अ मैन्युफैक्चरर, अगर कोई भी एंटिटी एक मैन्युफैक्चरर है, दैट इज वो एंटिटी कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अगर कोई भी एंटिटी मैन्युफैक्चरर है यानी वो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, देन सच एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक, such entities are required to make manufacturing account along with remaining components, along with remaining components of final account, along with remaining components of final account। अगर कोई एंटिटी मैन्युफैक्चरर है यानी वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, तो वो एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगी अलॉन्ग विद रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। इसका मतलब है कि नॉर्मली हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो बनाते ही है, अब हम उसके साथ साथ, पीछे बेटा बातें नहीं, सीधा लिखना शुरू करें, और अब हम उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएंगे। ये एक्स्ट्रा बनेगा, ये तो पहले भी बनता ही था, अब इन सबको पूरे को जोड़कर बन जाएगा फाइनल अकाउंट। बाकी चीजें जो जैसे बनती थी वैसी बनेंगी, बस एक नई चीज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है बनेगा। इसमें ऐसे लिख लेंगे थोड़ा, जो बैलेंस शीट है हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम बैलेंस शीट को मैच कर सकें। बैलेंस शीट का मेन पर्पस है मैच। क्या मैच करना है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो हम पिनल अकाउंट बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल सके। जो हम ट्रेडिंग अकाउंट है वो इसलिए बनाते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकल सके। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हम लोग निकाल सकें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने जो चीज बनाई उसको बनाने में आपको कितना खर्चा लगा, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग जो निकालते हैं वो इसके लिए ये होता है। ब्रैकेट में लिख लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हमें ये अकाउंट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जब आप सीए इंटर में जाओगे तो आपके टीचर्स वहां पे आपको पढ़ाएंगे कॉस्टिंग में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक अलग चीज है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का अलग मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग मतलब होता है। अभी के लिए हम मानेंगे फाउंडेशन में, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्लिम्स की तरह है, हम मानेंगे दोनों सेम ही है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है ये पता लगाने के लिए कि जो चीज आप बना रहे हो उसमें बनाने में कितना खर्चा लगा, उसके लिए आपको ये बनाना है। बाकी ट्रेडिंग पिनल बैलेंस शीट जैसे बनते हैं सेम वैसे ही बनेंगे, कोई चेंज नहीं है। इसमें बस एक एडवांस कंसेप्ट है, हेडिंग डालें एडवांस कंसेप्ट। पहले सारे के सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे वो डायरेक्ट एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग में जाते थे, अब डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे। बस ये एक एडवांस कंसेप्ट है। पहले आप सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, तो इसको नोट डाल के लिख लेंगे।
note direct expenses will now be recorded in मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हम इनको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। पहले ये सब चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती थी, अब नहीं होंगी। अब ये जो भी चीजें हैं ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी। आइए इसमें लिखेंगे सेकंड पॉइंट, अब फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसका फॉर्मेट कैसा होगा? फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा फैक्ट्री में होती है। फैक्ट्री, ऑफिस में कोई आदमी कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आएंगे। तो ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री के सारे खर्चे भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आएंगे। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बनता है, यहां पे हम एक कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम हम बनाएंगे यूनिट्स, एक कॉलम हम बनाएंगे रुपीस, फिर से पर्टिकुलर्स, एक कॉलम बनाएंगे यूनिट्स, एक कॉलम बनाएंगे रुपीस। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आधे से ज्यादा पेज आपका फॉर्मेट पे लग जाएगा, तो मोर देन हाफ पेज आप अपना पूरा फॉर्मेट एक्सटेंड कर लेना। यूनिट्स और अमाउंट का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कितनी यूनिट्स बनाई हैं हम वो भी लिखेंगे, और कितने रुपए में बनाई हैं हम वो भी लिखेंगे। ठीक है, आइए शुरू कर रहे हैं। देखें, थोड़ा समझ के चलना। क्या है कि कोई भी चीज आपको बनानी है तो सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए। मटेरियल, मान लीजिए मुझे ये रिमोट बनाना है, तो रिमोट बनाने के लिए पहले मुझे ये प्लास्टिक चाहिए। तो सबसे पहला आइटम है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपको सबसे पहले कोई भी चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए अकाउंट्स में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि आप ओपनिंग रॉ मटेरियल को लीजिए, इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को जोड़ दीजिए, और इसमें से क्लोजिंग रॉ मटेरियल को माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप ये कर देंगे तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलकर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम यहां डाल देंगे। कोई भी चीज आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपको बनाने के लिए वो आइटम चाहिए जिससे आप चीज बना रहे हो। कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम क्यों लिया, आपने रॉ मटेरियल परचेज क्यों नहीं लिया। बेटा ऐसा है, जरूरी नहीं है कि मैं जितना माल खरीद के आया मैंने उतना ही यूज कर लिया हो। कई बार ऐसा होता है कि मैं माल तो 100 किलो लेकर आया पर यूज सिर्फ और सिर्फ 70 किलो हुआ, तो मैं 70 किलो की अकाउंटिंग करूंगा, 100 किलो की नहीं। भाई कितना खरीद रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना खरीद के उससे गुड्स बना रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना है, परचेज नहीं लेना, ये ध्यान रखें। अब सेकेंड, अब रिमोट बनाने के लिए प्लास्टिक तो मिल गया, लेकिन अब रिमोट प्लास्टिक से अपने आप तो नहीं बनेगा, तो हमें एक लेबर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। तो मजदूरों का जो खर्चा होता है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इज डायरेक्ट वेजेस। यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का बेसिकली मतलब है लेबर, ब्रैकेट में लिख लो लेबर। आप लेबर को उसके पैसे दोगे, लेबर। तो पहले आपने मटेरियल उठा लिया, अब आपने मटेरियल को जो बनाएंगे जो भी चीजें विजें उसका लेबर जो अपने पास है वो उठा लिया। अब इसके बाद आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चे जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? गुड्स बनाने के लिए आपको एक सामान चाहिए, एक बनाने वाला चाहिए, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा और चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रिमोट बनाया, तो मैंने रिमोट बनाने के बाद एप्सॉन कंपनी, एप्सॉन मतलब बेसिकली जो प्रोजेक्टर बना रही है, उनसे बात करी कि मैं आपकी ब्रांडिंग इस रिमोट पे लिखूंगा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अंकित जी आपको हमारा ब्रांडिंग रिमोट पे लिखना है तो लिखो, लेकिन हर स्टिकर के हम आपसे 1 रुपए लेंगे। मतलब अगर आप 1000 यूनिट बनाते हो तो 1000 रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? आप किसी भी आदमी का नाम, किसी भी कंपनी का नाम अपने प्रोडक्ट पे नहीं चिपका सकते। जैसे बहुत पहले एक फोन आता था अपने पास,
माइक्रोमैक्स का, जो इस तरह से खुलता था। उसकी ब्रांड एम्बेसडर ट्विंकल खन्ना थी। तो ट्विंकल खन्ना ने उस फोन के ऊपर अपने साइन किए हुए थे। फॉर 1 साइन शी वॉज चार्जिंग 3.1 रुपी, मतलब 3 रुपए 10 पैसे। तो अगर मान लो कि 1000 यूनिट बिके तो सिंपल उसके 3100 रुपए जो वो बन गए। ये क्यों? ताकि हम एक ब्रांडिंग दिखा रहे हैं। जैसे आजकल इसमें क्या हो रहा है कि MRF वाले अपना कोई भी अपने पास टायर वगैरह बेचते हैं, उस पर विराट कोहली का साइन होता है, तो विराट कोहली एक्चुअली चार्जेस सम अमाउंट। उसी तरह से सचिन, एक पेन आता है रेनॉल्ड्स रेसर जेल वाटर प्रूफ इंक, तो उसमें सचिन तेंदुलकर ने अपने साइन करे हुए हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल बन चुका है, बनाने वाला लेबर भी काम हो चुका उसका, लेकिन अब उसके ऊपर कुछ खर्चा और है। ये खर्चा अनेक चीजों का हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूं स्टिकर लगाने का खर्चा, इसे बोलते हैं रॉयल्टी। मैं अपना भी एग्जांपल देता हूं। मेरी मार्केट में बुक आती है, तो मेरी प्राची पब्लिकेशन के साथ आई एम एन ऑथर, मैं राइटर हूं वहां पे, तो मेरी अकाउंट्स की वहां पे अलग अलग कोर्सेज की बुक्स आती है। तो दे एक्चुअली आस्क मी कि क्या अंकित सर हम आपकी फोटो यूज कर सकते हैं क्या? तो मैं उनको ऐसे बोलता हूं कि भाई साहब आप अगर फोटो यूज करोगे तो आई विल चार्ज 90 पैसा ऑन एवरी बुक, बट इफ यू यूज ओनली माई नेम, आप खाली मेरा नेम यूज करोगे, देन आई विल चार्ज 60 पैसा। तो ये मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब लेट्स से उन्होंने मेरी 10,000 बुक्सें बना दी, तो 10,000 बुक्स के अंदर अगर उन्होंने मेरी फोटो यूज करी हुई है, जैसे आपको भी जो मेरी बुक मिली होगी उसमें मेरी कोई फोटो अगर लगी हुई है, तो आई विल बी गेटिंग 9,000 रुपीज फॉर द टोटल सेल। पर अगर मुझे उसमें मेरी फोटो लगी हुई, खाली नाम लगा हुआ है, तो फिर मुझे उसके लिए जो 6,000 रुपीज है वो मिल जाएगा। यानी मटेरियल के साथ, लेबर के साथ देयर आर सम एक्स्ट्रा खर्चे, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो लिख ले। जैसे रॉयल्टीज, ये रॉयल्टीज ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड है। रॉयल्टी दो तरह से दी जाती है, एक होता है यूनिट सोल्ड पर, एक होता है यूनिट प्रोड्यूस पर। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आप जितना बेचोगे आप मुझे उस पर रॉयल्टी दोगे, तो ये यहां नहीं आएगा क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस हो गया। पर अगर मैं आपसे कहता हूं आप जितना बनाओगे मुझे रॉयल्टी उस पर दोगे, तो यहां पर आ जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ये सब खर्चे। इसके अलावा छोटा मोटा पैकिंग का खर्चा लिख लेंगे, पैकिंग एक्सपेंस। जैसे पैकिंग एक्सपेंस का एक एग्जांपल और दूं, डोमिनोज जब भी अपना पिज्जा बेचेगा, चाहे वो पिज्जा वहीं आउटलेट में खाने के लिए दे या घर पे दे, वो देगा एक कार्डबोर्ड बॉक्स में। अगर मतलब ऐसा तो कभी नहीं होगा कि डोमिनोज आपको जो पिज्जा है वो हाथ पे रख के दे देगा। आप चाहे घर पे लेकर आओ या आप चाहे वहीं बैठे खाओ, कार्डबोर्ड बॉक्स तो लगेगा। तो दैट कार्डबोर्ड बॉक्स इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी पिज्जा यू मस्ट बी हैविंग दैट कार्डबोर्ड बॉक्स। अगर आपके पास वो कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं होगा वो पिज्जा कोई खरीदेगा ही नहीं। सेकेंडली, रॉयल्टी भी आपको देनी ही पड़ेगी, तभी आपका प्रोडक्ट पूरा इस तरीके से रेडी हो पाएगा। तो ये सब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनका भी मैं यहां पे ऐसे टोटल करके, आप यहां इसको लिख देना, अंदर मतलब सारी फिगर आप लिखना और बाहर टोटल करके लिख देना। तो गुड्स बनाने के लिए एक हमें सामान चाहिए, एक हमें बनाने वाला चाहिए, और एक हमें कुछ जो खर्चे एक्स्ट्रा लगते हैं वो चाहिए। अब मजे की बात, अगर मैं इन तीनों खर्चों को जोड़ दूं, मटेरियल को, लेबर को, एक्सपेंस को, तो इन तीनों को जोड़कर धंधे की प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाती है। प्राइम कॉस्ट, ये वर्ड ध्यान रखना, प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब प्राइमरी कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, बनाने वाले का खर्चा और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा। तो इस प्राइम कॉस्ट से मेरा गुड्स तो मैन्युफैक्चर हो जाएगा। ओके, अब इसके अलावा कुछ यहां पे खर्चे और होते हैं। ये खर्चे जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, अब ये सारे डायरेक्ट खर्चे नहीं है। अभी तक मैंने जितने भी खर्चे लिखे थे सब डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब ज्यादा बनाओगे तो मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, ज्यादा बनाओगे तो दिहाड़ी भी ज्यादा लगेगी, ज्यादा बनाओगे रॉयल्टी भी ज्यादा लगेगी, पैकिंग एक्सपेंस भी ज्यादा लगेगा। अब मैं जो खर्चे यहां पे लिख रहा हूं इसका मेरे प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चाहे 1 यूनिट बनाऊं या मैं चाहे 10,000 यूनिट बनाऊं या मैं चाहे 1 करोड़ यूनिट बनाऊं, ये फिक्स चार्ज आएगा। तो फिक्स चार्ज मतलब दिस इज नॉट डायरेक्ट। आपने मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ ऐसा। डायरेक्ट मतलब जो आउटपुट के साथ वेरी करता है, इनडायरेक्ट जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए मेरे फैक्ट्री में जो मशीन लगी हुई है वो मैं भाड़े पे लेकर आया हूं। अब अगर मैं वो मशीन भाड़े पे लेकर आया हूं, चाहे मैं उससे कुछ बनाऊं या नहीं बनाऊं, भाई किराया तो जाएगा उसका। आप समझ रहे मेरी बात? मान लो कि ये रिमोट बनाने के लिए मैं एक मशीन लेकर आया हूं, अब वो मशीन चले या नहीं चले, भाई अगर मैं भाड़े पर लेकर आया हूं तो जिस आदमी से मैं भाड़े पर लेकर आया हूं उसको भाड़ा तो देना ही है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है ऐसा खर्चा जिससे आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई और एग्जांपल मैं अपने बिजनेस में बताऊं, मेरे बिजनेस में जो वाईफाई का खर्चा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि बच्चा यहां क्लास में आगे पढ़े या घर में पढ़े या एक भी बच्चे का एडमिशन ना हो या 10,000 बच्चों का एडमिशन हो,
मेरा वाईफाई का खर्चा जितना जाता है उतना ही जाएगा। तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कि ये खर्चा भी गुड्स बनाने में लग तो रहा है, लेकिन ये गुड्स की मात्रा के साथ मैटर नहीं करता, ये अलग है। इसके भी एक दो एग्जाम्पल लिख ले। जैसे मान लीजिए आपके फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर एक गार्ड लगा हुआ है, अब अंदर फैक्ट्री में काम चले या नहीं चले, भाई गार्ड तो लगा हुआ है, तो गार्ड की सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो जैसे सुपरवाइजर सैलरी, इसका एग्जाम्पल हो गया एक सुपरवाइजर सैलरी। जैसे हायर ऑफ मशीन, हायर मतलब कि भाड़ा, हायर ऑफ मशीन, ये सब मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनको अगेन मैं यहां पे टोटलिंग करके इधर डाल दूंगा। ओके, फिर मेरे खर्चे कुछ आते हैं और टू ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ब्रैकेट में लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आपके लिए एक बहुत ही अभी हैवी टर्म है। आप अभी के लिए अगर ओवरहेड को लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ये एक फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट। ओवरहेड की हिंदी बनाओ ओवरहेड, मतलब सर के ऊपर की कॉस्ट। इसका मतलब है कि आप चाहे काम करो या नहीं करो, ये खर्चा बियर करना ही पड़ेगा। सर फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो यही हो गए जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी यही हो गए। पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड में एक हल्का सा फर्क ये है, ओवरहेड ना ऊपर नीचे कई बार हो जाता है, मतलब ज्यादा करते हैं तो ज्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये रिमोट बनाना है, तो इसमें कोई भी चीज चिपकाने के लिए मुझे ग्लू लगेगी, दैट ग्लू इज बेसिकली ओवरहेड। मैं ग्लू जितनी खरीद के आऊंगा उससे एक गिवन मात्रा पे रिमोट ही बन पाएगा। अब मुझे और ज्यादा रिमोट बनाने हैं तो फिर और मुझे ग्लू लगेगी, और ज्यादा बनाने और ज्यादा ग्लू लगेगी। या फिर आपके यहाँ पे जो मशीन चल रही है, अब मशीन के अंदर तेल तो डलेगा डलेगा, भाई कोई भी मशीन बिना फ्यूल के चल ही नहीं सकती, तो मशीन में आप कोयला, ईंधन, कुछ गैस वैस कुछ तो डालोगे। तो ये सब जितने भी खर्चे होते हैं ये सब ओवरहेड्स होते हैं। इनमें भी लिख लेंगे जैसे एक आध एग्जांपल, जैसे फ्यूल चार्जेस ऑफ मशीन, फ्यूल ऑफ मशीन, जैसे छोटी मोटी इंस्पेक्शन कॉस्ट। हमारे गुड्स बनने के बाद ना हम उसको इंस्पेक्ट करवाते हैं कि भैया क्या वो अपने हिसाब किताब के साथ बन भी रही है नहीं बन रही। अगर सिर्फ सैलरी होगा तो पिनल में जाएगा जी, यहां से फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, ऑफिस का कोई भी खर्चा है तो वो पिनल में जाएगा, इधर नहीं आएगा। ओके, अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं आखिरी में, लास्ट में। कभी कभार हमारे पास कुछ आधा बना हुआ माल पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं WIP। तो अगर मेरे पे कोई ओपनिंग WIP है तो वो मैं यहां लिख दूंगा। ओपनिंग WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। मान लीजिए कोई आधा बना हुआ माल मेरे पास पड़ा है तो मैं उसको यहां रख दूंगा। अच्छा, इसको यहीं क्यों रखते हैं, इसको एकदम टॉप में क्यों नहीं रखते, इसकी भी एक वजह है। देखो ऐसे समझो, थोड़ा गौर करना तो समझ में आ जाएगा। हम लोग ना जब धंधे में अपनी किसी चीज की कॉस्ट निकालते हैं तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉस्ट कम से कम आए। अब मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखूंगा, आप मुझे बताना कि मुझे एज ए बिजनेसमैन क्या करना चाहिए। आपने कभी गौर कराओ, अगर आप डोमिनोज में या किसी भी पिज्जा आउटलेट में पिज्जा लेने जाते हो तो उन्होंने पिज्जा का डो पहले ही बना के रखा हुआ होता है, वो आपके सामने डो नहीं बनाते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हाँ वो डो को फ्लैट जरूर करेंगे लेकिन डो पहले से बना हुआ होगा। अब एक बात सोचो कि एक टाइम पे मेरे माइक्रोवेव में 100 पिज्जा एक साथ बेक हो सकते हैं। मैं क्या करना पसंद करूंगा कि क्या मैं अपने माइक्रोवेव में जो कल का माल बचा हुआ है पहले वो बेक कर दूं, या फिर आज मैं थोड़ा माल और बना लूं और क्वांटिटी 100 कर दूं और फिर उसको एक साथ माइक्रोवेव में डालूं। क्या करना चाहिए, क्या कल वाला माल पहले खत्म करना चाहिए या थोड़ा सा होल्ड करके पहले आज का माल और बना लूं, वो क्वांटिटी 100 हो जाए और फिर उसको माइक्रोवेव में डालूं, क्या करना चाहिए? भाई देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि सर पहले वाला माल जो वो खत्म करो, तो इससे आपका माइक्रोवेव 2 बार चलेगा। आप एक बात को समझो, माइक्रोवेव खाली चले या उसमें एक पिज्जा बने या उसमें 100 पिज्जा बने, भाई बिजली का बिल तो उतना ही आएगा। अब समझो मेरी बात, इसका मतलब ये हो गया कि अल्टीमेटली आपका जो माइक्रोवेव है उसका खर्चा 2 बात पे निर्भर है कि आप उसको 2 बार चला रहे हो या आप उसको 1 बार चला रहे हो। तो जनरली बिजनेसमैन क्या करता है, पहले वाले जो अपने प्रोडक्ट होते हैं उनको पहले खत्म नहीं करता, वो क्या करता है थोड़ा और माल बना लेता है और फिर उसको एक साथ अंदर जाके डालता है। जैसे और कोई बताता हूं, मान लो आपके घर के सामने कोई बिल्डिंग बन रही है। अब उस बिल्डिंग में ऐसा हो गया कि उन्होंने कोई सीमेंट वगैरह बना के रखा है। तो सीमेंट एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर आपने उसको उसी वक्त पे यूज नहीं करा तो वो ड्राई हो जाएगा, फिर आपको उसमें जितना मर्जी पानी मिला लो वो खराब हो जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। कई लोग क्या करते हैं, अगर पिछली बार किसी साइड का कोई सीमेंट बच जाता है तो उसको फेंकते नहीं है। जनरली क्या होता है, जो सीमेंट बच गया हम डीलर को जाके वापस कर देते हैं, पर इस केस में वो फेंकेंगे नहीं। अब वो किसी और साइड पे जाएंगे तो वहां पे जाके सीमेंट जो यूज कर लेंगे।
तो ओपनिंग WIP का मतलब है जो पहले बना हुआ माल है आप उसको जब तक यूज नहीं करोगे जब तक आपने अभी का थोड़ा माल और नहीं बना लिया, ताकि आप इन सबको एक साथ प्रोसेस कर सको। भाई एक साथ प्रोसेस करने में थोड़ा फायदा है। जैसे और एग्जांपल देता हूं, मेरे बिजनेस का एग्जांपल देता हूं। आप में से अभी जितने बच्चे यहां बैठे हैं इनका एग्जाम सितंबर में है। अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ बच्चे जनवरी के आ गए। जो बच्चे मेरे पे जनवरी के आ गए, मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई आप स्टार्टिंग के अगर एक दो चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हो इन बच्चों के साथ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आज मैंने पहले शुरू करवाया, तो आप इनके साथ ही बैठ के पढ़ लो, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल फ्रेश है, इसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं उन बच्चों को आपके साथ ही पढ़ा दूंगा। इससे फायदा यह होगा कि मुझे इस बैच को एक साथ पढ़ाने में मेरी एनर्जी कम लगेगी, मेरा टाइम कम लगेगा, बिजली पानी का जो बिल है वो सेव हो जाएगा। तो आम आदमी ओपनिंग WIP को अपना जो इस बार माल बनाया उसके साथ प्रोसेस करता है, इसलिए हम ओपनिंग WIP को नीचे लिखेंगे। लेकिन अब आखिरी में कुछ माल ऐसा होता है जो बच भी जाता है, क्लोजिंग WIP। तो अगर ओपनिंग WIP यहां लिखा है तो क्लोजिंग WIP को हम यहां लिख देंगे। आप चाहो तो इस क्लोजिंग WIP को इसमें से माइनस भी कर सकते हो, पर ICI की प्रेजेंटेशन ये है कि आप यहां माइनस ना करो, आप वहां लिख दो, क्योंकि जो माल इस बार थोड़ा सा बच गया वो अगली बार प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने उसको उस तरफ जाके डाल दिया। जो पिछली बार बचा था वो इस बार प्रोसेस होगा तो यहां आ गया, जो इस बार बचा है वो अगली बार प्रोसेस होगा तो वो वहां पे आ जाएगा। ओके, एंड लास्ट आखिरी पॉइंट, कभी कभी क्या होता है आप कोई चीज बनाने गए और उसके साथ कोई चीज मुफ्त में निकल कर आ गई। मजे की बात वो भी बिक सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने क्रूड ऑयल मंगवाया, अब ईरान से क्रूड ऑयल आया। ईरान से कभी भी पेट्रोल डीजल नहीं आता, ईरान से कच्चा तेल क्रूड ऑयल आता है। हमारे यहां पे जो कंपनीज है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया या भारत पेट्रोलियम हो गया, इन्होंने क्या करा, इस क्रूड ऑयल को यूज करके इससे पेट्रोल, डीजल, एक्स्ट्रा प्रीमियम ये सब तेल बनाना शुरू करें। जब आप क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके इससे तेल बनाते हो तो साथ में एक वेस्ट निकलता है, इस वेस्ट को बोलते हैं वैक्स। वैक्स कभी भी आदमी चाह से नहीं बनाता, ये बन जाता है। अच्छी बात यह है कि वैक्स भी बिक सकता है। वैक्स मतलब मोम बिक भी सकता है। किसको बिक सकता है? जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, जो मोमबत्ती वगैरह बनाते हैं। तो मान लो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ये पूरा तेल वेल बनाने में 100 रुपए लगे, इसके साथ वैक्स निकला और ये वैक्स 20 रुपए में बिक सकता है। तो ये 100 रुपए की चीज बना के 20 रुपए की चीज कोई ऐसी बन गई जो मार्केट में बिक सकती है। भाई अगर 100 की चीज बना के 20 की चीज मुझे रिकवर हो जाएगी तो अल्टीमेटली मुझे नेट कॉस्ट कितने की पड़ी? 80। तो कई बार आप कुछ ऐसा बनाते हो जिसमें साइड बाय साइड कुछ ऐसी प्रोडक्ट निकल के आ जाते हैं जिस प्रोडक्ट से आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दिस इज नोन एज, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब यह है कि ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये बस मेरे मेन प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनकर आ गया। इसका और भी एक अच्छा एग्जांपल है, हमारे देश में अमूल बटर एक आइकॉनिक प्रोडक्ट है। मतलब बटर में जो सिक्का चलता है वो अमूल का चलता है। तो अमूल बटर वाले जब ये अमूल का बटर बनाते हैं तो इसके साथ एक प्रोडक्ट है बटर मिल्क, मतलब छाछ अपने आप निकल कर आ जाता है। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि हम इतनी छाछ फेंके क्यों, तो इन्होंने अपना नया ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इन्होंने बोला भाई अमूल का अब छाछ भी बिकना शुरू हो जाएगी। आपने देखा हो टेट्रा पैक्स के अंदर, पॉलिथीन बैग्स के अंदर अब बटर मिल्क भी आता है। तो दे हैवंट प्रोड्यूस्ड दिस, इट इज जस्ट गॉट प्रोड्यूस बिकॉज यू आर मेकिंग क्या? बटर। अब क्योंकि ये बन गया है और ये बिक भी सकता है तो अल्टीमेटली इससे इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी अगर हमने कोई ऐसी चीज बना दी जिससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, उसकी सेल को मैं यहां डाल दूंगा, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि इससे मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अब मैं टोटलिंग कर दूंगा। लेफ्ट वाले में से राइट वाला पूरा माइनस कर देंगे तो यहां पर आके बच जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इसी को अपन बोलेंगे ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाके पोस्ट कर देंगे। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इस तरीके से खाते बनाने पड़ते हैं। पहले हमें चाहिए मटेरियल कितना है, फिर हमें चाहिए उसको बनाने वाले लेबर की दिहाड़ी कितनी है, फिर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे, कुछ ओवरहेड खर्चे, कुछ ओपनिंग WIP इसमें जोड़ देंगे, क्लोजिंग WIP उधर लिख देंगे, कोई बाय सेल और बाय प्रोडक्ट है उसको उधर लिख देंगे। ओके, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट को, बाय प्रोडक्ट जो चीज है और जो स्क्रैप है लगभग सिमिलर है, अलग नहीं है, लेकिन आगे इंटर में जाके आप पढ़ोगे स्क्रैप इज कंप्लीटली एल्स एंड बाय प्रोडक्ट इज कंप्लीटली एल्स। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप एक ही चीज है।
जैसे कंपनी है रियल ट्रॉपिकाना जो टेट्रा पैक में जूसेस बनाती है, तो ये लोग जूस बनाने के लिए जो भी एप्पल पील, ऑरेंज पील, जो ये छिलके छीलते हैं फ्रूट्स के, ये इनको फेंकते नहीं है, ये इनको बेच देते हैं कॉस्मेटिक्स कंपनी को, क्योंकि वो इन पील से वो फेस मास्क वगैरह बनाते हैं या अपने कॉस्मेटिक के अंदर डालते हैं। तो ये जितनी भी चीजें ये वहां पर अपने पास उनमें काम आ जाती है, इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। आइए इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं। ये लिख लिया सबने? आइए इसके क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। इसमें नीचे एक ये छोटा सा नोट लिख लेना। अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले आप यहां पे परचेजेस डालते थे, अब आप यहां पे परचेजेस नहीं डालोगे, अब आप सीधा इसकी जगह पे डालोगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकाला। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में राइट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट साइड में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो आएगा। एक बात और, आपने अक्सर देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहां ओपनिंग स्टॉक और यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ध्यान रहे सिर्फ फिनिश गुड्स का आएगा, सिर्फ फिनिश गुड्स। नाम पढ़ो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जिसका ट्रेड करते हैं, जिसका ट्रेड करते हैं। तो भैया ट्रेड हम कभी मटेरियल का नहीं करते, ट्रेड हम कभी WIP का नहीं करते, ट्रेड व्यापार हम हमेशा फिनिश गुड्स का करते हैं। तो यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो फिनिश गुड्स का आएगा, रॉ मटेरियल WIP का नहीं आएगा। ये चेक करें, रॉ मटेरियल WIP तो मैं पहले ही यहां पे डाल चुका हूं, ये रहा रॉ मटेरियल, ये रहा WIP। तो यहां पे जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आएगा सिर्फ फिनिश गुड्स का आएगा। भाई ये जो भी बच्चा अपने पास है जो ये Xiaomi से ज्वाइन करके बैठा है, अपना नाम बता दो बेटा। चले कुछ इसके क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन 1 ध्यान दें। 1 लाख यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री में, 1 यूनिट मटेरियल की जो कॉस्ट है 10 रुपए है, मतलब आप जो भी चीज बना रहे हो उसका जो मटेरियल आएगा 10 रुपए का आएगा। पर यूनिट लेबर जो दिहाड़ी लेके जाएगा 5 रुपए लेके जाएगा। मैं लेबर से पूछा भाई पैसा कितना लोगे, तो लेबर लोग जो पैसा बताते हैं वो अलग अलग रूप में बताते हैं। वो कहते हैं हम जितनी यूनिट बनाएंगे उस पर इतने रुपए ले लेंगे, या फिर वो आपसे कहेंगे इतने घंटों के हम इतने पैसे ले लेंगे, या फिर वो कहेंगे कि एक दिन की दिहाड़ी ये होगी। जैसे आपके घर पे कोई पेंट वेंट करने आया कोई मजदूर, तो वो ना दिन के हिसाब से दिहाड़ी बताता है। तो यहां जो उसने बोला वो कह रहा है कि भाई हमारी जो दिहाड़ी होगी वो यूनिट के हिसाब से होगी। अगर आपने 1 लाख यूनिट बनाए हैं, 1 लाख यूनिट, तो हम हर यूनिट पे आपसे 5 रुपए लेंगे। तो भाई अगर 1 लाख यूनिट आपने बनाए और हर यूनिट पे 5 रुपए, तो दिहाड़ी कितने की बन जाएगी? 5 लाख। ऐसे मतलब पर यूनिट के बेस पे देना है। That apart, it was agreed to pay royalty। लो भाई, हमने अपने पास जो है एक जैपनीज कोलैबोरेटर को, जिसने हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई की थी, उसने कहा कि आप हमारा स्टिकर भी इसके ऊपर लगा सकते हो। जैसे क्या होता है आजकल एक स्ट्रेटेजिक अलायंस चल रहा है मारुति सुजुकी का और टोयोटा का। आपने देखा होगा इनकी गाड़ियां बहुत सिमिलर हो गई हैं, ग्लांजा बलिनो, इनोवा इनविक्टो, पूरी सेम, फ्रॉन्क्स और टाइजर, बिल्कुल एकदम कार्बन कॉपी गाड़ियां छप रही हैं, बस ब्रांडिंग अलग है। इसमें ब्रांडिंग टोयोटा की है, इसमें ब्रांडिंग मारुति सुजुकी की है। तो टोयोटा ने मारुति सुजुकी के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करा है। टोयोटा ने मारुति सुजुकी से कहा है कि आप हमारे डिजाइन को यूज कर सकते हो, लेकिन आपके हर एक प्रोडक्ट जो भी आप बनाओगे उस पर हम कुछ परसेंटेज रॉयल्टी लेंगे। तो ये मेरा रॉयल्टी हो गया। तो दैट इज रॉयल्टी 3 पर यूनिट की भी आपको देनी है। आपसे कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालें। आइए देखें कैसे निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे अपने पास इलस्ट्रेशन 1, बना देंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहां पे आगे लिखेंगे सबसे पहले टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब जनरली रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का जो तरीका होता है वो होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल, जो कि हमारे पे है ही नहीं।
प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमारे पास है, इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये भी नहीं है। आइए इसको निकाल देते हैं। हमने जो परचेज करा वो हमें पता है, पढ़ें। कह रहा हमने परचेज करा 10 रुपए का 1 यूनिट है और 1 लाख यूनिट हमें बनाने हैं। तो भाई 1 लाख, ये 1 लाख यूनिट का कॉलम आपने बना रखा है तो इसको अंदर यहीं पे लिख लो, 1 लाख यूनिट्स, और ये एट 10 रुपए आपने परचेज करा है, तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो अल्टीमेटली बेटा ये कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, तो 0 प्लस 10 लाख माइनस 0, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कितना ही आ जाएगा, 10 लाख ही आ जाएगा। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि जो मजदूर लोग हैं वो अपनी दिहाड़ी भी लेंगे, लेबर भी लेंगे। लेबर का जो रेट है 5 रुपए के अनुसार है। लेबर ने कहा कि मैं 5 रुपए एक यूनिट पे ले लूंगा, तो भाई 1 लाख यूनिट बना रहे हैं, 5 रुपए ले लेंगे तो कितने रुपए ले लेंगे, 5 लाख। और फिर मैंने लेबर से पूछा भाई इसके अलावा कोई और खर्चा, तो उसने कहा वो अपने कोलैबोरेटर से बात कर लो, क्या पता उसको रॉयल्टी देनी पड़े, तो यहां पे लिख देंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी हमें जैपनीज कोलैबोरेटर को देनी है और ये 3 रुपए की देनी है। ये भी 1 लाख यूनिट है, 3 रुपए की आपको रॉयल्टी देनी है, मतलब 3 लाख। लीजिए, इसके अलावा हमारे पे और कोई डेटा ही नहीं है, तो यहां टोटलिंग कर देंगे। अब 10 और 5 और 3 ये बन गया 18 लाख। एक बात का गौर करें जरा, यहां पे बेटा जल्दबाजी में यूनिट में ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिला के 3 लाख मत लिख देना, क्योंकि बनाया तो असलियत में कितना है, 1 लाख। ये तो मैंने इसलिए लिखा है कि 1 लाख यूनिट बना रहे हैं, उसमें 1 लाख यूनिट पे मटेरियल इतना खर्चा, लेबर इतना, रॉयल्टी इतनी, तो ये तीनों जोड़ के 3 लाख मत लिख देना, इसको खाली रखना है आपने। और अगर आप लिखना चाहो, मान लो आप श्योर हो लिखने के लिए, तो आप 1 लाख यूनिट लिख लो। पर अगर आप लिखने में श्योर नहीं हो, खाली छोड़ दो इसको, जबरदस्ती पंगे मत लेना, क्योंकि आप इसको जोड़ दोगे 3 लाख कर दोगे तो टीचर काट देगा क्वेश्चन, क्योंकि असल में कभी 3 लाख यूनिट बनाए नहीं है। यूनिट असलियत में कितने बनाए हैं, 1 लाख बनाए। अब इन सबको जोड़कर यहां राइट में बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ट्रेडिंग अकाउंट से, और ट्रेडिंग अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 18 लाख ही आ जाएगा। तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए हमें जो खर्चा लगा वो 18 लाख रुपए का लगा। दिस इज फर्स्ट इलस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर है सबको। और देखें अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अभी 3-4 एडजस्टमेंट थी, अब इसमें थोड़ा सा हम डेटा और ले लेंगे। आइए और करते हैं, देखें। एक ये इलस्ट्रेशन आया, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इस पे EQ मार्क कर लें, ये पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले। साइड डेबिट साइड कम रह जाए तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, हो ही नहीं सकती बेटा डेबिट साइड कभी कम। आप कभी कोई चीज बना रहे हो तो उसका खर्चा ही निकलेगा, उसकी इनकम कैसे निकल जाएगी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 18 लाख की चीज बनाई और जो आपका सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट है वो 20 लाख में हो जाए। बेटा अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो मैं आइटम बनाना ही बंद कर दूंगा, मैं बोलूंगा भैया बाय प्रोडक्ट ही बना देते हैं बैठ के। तो ये पॉसिबल नहीं है। हाइपोथेटिकल डाउट है कि सर बैलेंस इधर ना बच के अगर लेफ्ट में बच जाए, बच ही नहीं सकता। अगर कभी बच रहा है कुछ ना कुछ तो झोल करा है आपने। कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट हमेशा डेबिट बैलेंस खर्चा होता है, तो कभी क्रेडिट में कैसे आ जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 इसके लिए करेंगे। ये EQ है, पढ़े जरा एक बार, देखें क्या कह रहा है। कह रहा है जी मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री जो कि प्रोड्यूस करती है सोप, साबुन वाबुन बना रहे हैं लोग। फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ इस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 31 मार्च 22 के लिए। कह रहा ओपनिंग WIP है 16,000 रुपए वैल्यू है, 10,000 यूनिट है। मतलब पिछले साल के इसके पास कोई 10,000 यूनिट पड़े हुए थे, उनका मटेरियल बना हुआ होगा। क्लोजिंग WIP अपने पास जो 20,000 है। रॉ मटेरियल भी ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, परचेजेस भी दिया हुआ है। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, हमने कोई मशीन ले रखी है जो मशीन 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे हमसे भाड़ा लेगी। अब देखो थोड़ा सोच के चलना, मुझे बताओ क्या मैं इस मशीन के खर्चे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलूं या ओवरहेड बोलूं। देखो दोनों में फर्क क्या है। अगर मेरा भाड़ा ऐसा डिसाइड हुआ है जो कभी बदलेगा ही नहीं तो ओवरहेड है, पर अगर मेरा भाड़ा ऐसा डिसाइड हुआ है जो कभी कभी बदल भी सकता है
तो फिर ये किस में आ जाएगा अपने पास, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहने का मतलब है बेटा अगर आप ज्यादा यूनिट बनाओगे तो 0.6 मल्टीप्लाई करके भाड़ा भी ज्यादा आएगा, और कम यूनिट बनाओगे तो 0.6 मल्टीप्लाई करके भाड़ा भी क्या आएगा, कम आएगा। मतलब इसने जो ये दे रखा है हायर चार्ज ऑफ मशीन, ये एक तरह से आपके डायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट बन जाता है। तो आप इसको ओवरहेड में तो नहीं डाल सकते। ओवरहेड में क्या होता है, आप उन चीजों को डालते हो जो जनरली बदलती नहीं है, मतलब कि फिक्स्ड है। जैसे सुपरवाइजर की सैलरी हो गया, आप सुपरवाइजर से बोलोगे कि भाई साहब ऐसा है, आप ना अपने पास यहां बाहर खड़े होकर जो है चौकीदारी करो और हम आपको इसकी सैलरी दे देंगे। अब वो जो सैलरी आप अंदर माल बनाओ नहीं बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब ये हिसाब है। खैर अभी बताता हूं उसको। इसके बाद है हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री। अब ये जो देखें हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री, ये पर यूनिट के हिसाब से नहीं है, ये तो पूरा ही फिक्स्ड है। अब क्योंकि पूरा फिक्स्ड है तो इसको मैं अलग से लिखूंगा। फिर है डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड। डायरेक्ट वेजेस का मतलब जो मजदूर आगे काम करेंगे, उन्होंने कहा कि आप हमें 80 पैसा दे देना यूनिट मैन्युफैक्चर पे और 40 पैसा दे देना क्लोजिंग WIP में। भाई जो माल आधा बना हुआ है उसमें मेहनत कम लगेगी तो उसमें आप मुझे 40 पैसा दे देना, और जो माल हम पूरा बना रहे हैं उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, आप उसमें हमें 80 पैसा दे देना। रिपेयर मेंटेनेंस भी दे रखा है, यूनिट प्रोड्यूस भी दे रखा है। आपसे कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो बना के दिखाएं। आ जाओ बनाते हैं इसको। आइए सबसे पहले यहां लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर लिखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस लिखेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। आइए यहां से इसको उठा लेंगे। रॉ मटेरियल जो ओपनिंग है वो 170 है, परचेज 820 है, क्लोजिंग 190 है। तो 170 परचेज 820 क्लोजिंग 190। इसे सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 8 लाख। ये रॉ मटेरियल बनाने का खर्चा हो गया। इसके बाद हम डालेंगे 2 डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का मतलब लेबर। हम मजदूरों से कहेंगे भाई साहब आपका पैसा भी आप ले लो। ये पूछेंगे कि भाई कितना पैसा बनता है, तो हम बोलेंगे देखो जी यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है 5 लाख हुई है, तो आपने कहा था कि जो यूनिट आप पूरी बनाओगे उस पर आप 80 पैसा चार्ज करोगे, और जो यूनिट आप आधी बना रहे हो, आधी मतलब क्लोजिंग WIP, तो क्लोजिंग WIP पे हम आपको 40 पैसे के मुताबिक पैसे देंगे। तो क्लोजिंग WIP दे रखा है बेटा, यूनिट उठाओ, क्लोजिंग WIP ये रहा 12,000। गलती से 20 मत ले लेना, 12,000 यूनिट लेनी है, यूनिट। तो 12,000 यूनिट ऐसी बनाई है जो कि आधी बनाई है। आइए इसको निकाल लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं 5 लाख का 80% 4 लाख, और ये कितना आता है 4800 शायद ये आएगा, एक बार देख लो। यहां पे यूनिट भी लिख दो, ये खर्चा 5 लाख यूनिट का है और ये खर्चा 12,000 यूनिट का है, ऐसे लिख लो। तो टोटल जो डायरेक्ट वेजेस है वो 4,48,00,000 हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस के बाद हमारे कुछ अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हम यहां पे उनको जोड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि कुछ ऐसा खर्चा जो और गुड्स मैन्युफैक्चर करने के ऊपर लगेगा, यूनिट वाइज लगेगा। अब रॉयल्टी हो, स्टिकर का खर्चा हो, अनेक अनेक खर्चे इसमें आ सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो यहाँ पे खर्चा आएगा वो आएगा हायर चार्ज ऑफ मशीन, क्योंकि जिस आदमी ने हमें मशीन दी है ना, उसने कहा कि अंकित जी ऐसा है, मैं आपके लिए एक इंसेंटिव दे देता हूं आपको कि अगर आप कम बनाओगे तो कम भाड़ा देना, ज्यादा बनाओगे ज्यादा भाड़ा देना। इस हिसाब से, जैसे इसका कोई एग्जांपल देता हूं आपको। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ उनके यूज होने पे बेस्ड होती है। जैसे कोई इसका एग्जांपल बताऊं, प्रिंटर। आपको पता है प्रिंटर के अंदर कार्ट्रेज डलती है, कार्ट्रेज। तो एक कार्ट्रेज से अगर मुझे सप्लायर ने कहा है कि 600 शीटें प्रिंट हो सकती हैं,
तो अगर मैं वो प्रिंटर आपको भाड़े पे दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई साहब जितनी शीटें प्रिंट हो जाएंगी ना, आप मुझे उसका पैसा दे देना, मतलब आप जितनी शीटें प्रिंट करोगे उसके 1-2 रुपए जो भी बनते हैं वो मुझे दे देना। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ा, अब आपको ये चिंता नहीं है कि यार हर महीने रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप फ्री हो गए। अगर इस महीने आपने 10 यूनिट प्रिंट करे तो आप 10 का खर्चा दोगे, अगली बार आपने 100 करे तो आप 100 का खर्चा दोगे। तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पे हम लिखेंगे हायर चार्ज ऑफ मशीन। अगर ये हायर चार्जेस ऑफ मशीन टोटलिटी में होता, टोटलिटी मतलब कि 2 लाख फिक्स है, तो यहां नहीं आता, फिर ये इनडायरेक्ट में ओवरहेड में पहुंच जाता। तो यहां लिखेंगे हायर चार्जेस, हायर ऑफ मशीन उन्होंने बोला है 60 पैसा देंगे यूनिट मैन्युफैक्चर पे। बेटा यूनिट जो बनाई है 5 लाख बनाई है, 5 लाख पे 60 पैसा, तो मेरे ख्याल में ये 3 लाख आ जाएगा, एक बार चेक कर ले। ओके, इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो डाल देते हैं। आइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स, कोई भी ऐसे खर्चे हैं जो अब यूनिट पर तो बेस नहीं है लेकिन फिर भी हो रहे हैं, उन खर्चों को डाल देते हैं। पढ़ें क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, देखें। जो जो एक बार हो गया उसको मैं यहां पे पहले टिक कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ओपनिंग, ये परचेज हायर चार्जेस हो गया। अब नीचे बोल रहा है हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री। ये फैक्ट्री का हायर चार्ज 220 है, मतलब अब आप फैक्ट्री में कुछ मर्जी करो ना करो 220 तो देने ही पड़ेंगे, तो ये खर्चा इनडायरेक्ट में आ जाएगा। यहां लिखेंगे हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ये 220 है, इसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका यूनिट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जिसका यूनिट से ताल्लुक है वो डायरेक्ट में डालना, जिसका यूनिट से ताल्लुक नहीं है इनडायरेक्ट या ओवरहेड में डालना। और आइए फिर कहता है डायरेक्ट वेजेस, ये भी हमने कर लिया। अब ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP दिया है, लेकिन उससे पहले रिपेयर मेंटेनेंस दिया है। लोग भी रिपेयर मेंटेनेंस भी डाल देते हैं। ये रिपेयर मेंटेनेंस क्या चीज है, इसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल है। एक मशीन होती है लेमिनेशन की मशीन, उसको यूज करने से पहले गर्म करना पड़ता है, पता है आपको। या जैसे घर में आप इलेक्ट्रिक आयन यूज करते हो, उसको भी यूज करने से पहले क्या करना है, गर्म करना है। या जैसे गीजर यूज करते हो, तो द फंडामेंटल थिंग इज, गीजर खैर यहां पे नहीं आएगा, गीजर क्योंकि जब तक पानी गर्म हो गया फिर आप स्विच बंद कर देते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक आयन और लेमिनेशन एक ऐसी चीज है कि पहले उसको रखना पड़ता है। या माइक्रोवेव हो गया, आप उसको प्री हीट करते हो, प्री हीट मतलब पहले उसका टेम्परेचर सेट करते हो। ऐसी चीजें जिनमें आपने कुछ समय के लिए उनको छोड़ दिया, उनमें कुछ बन नहीं रहा, पर बिजली का बिल तो आएगा भाई। आप एक बात सोचो, मेरे पास कोई एक आदमी आया, कहता है अंकित जी 1 लाख ये पेजेस हैं, सबके सर्टिफिकेट है, इनको लेमिनेट करो। मैं कहा भाई ये लेमिनेट तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को मशीन पहले आधा घंटा चालू करके रखनी पड़ेगी। जब मैं मशीन आधा घंटा चालू रखूंगा वो गर्म हो जाएगी और फिर वो स्मूथली चलेगी। बल्कि लेमिनेशन मशीन में एक बात और होती है, 100-200 चीजें प्रिंट करने के बाद, लेमिनेट करने के बाद फिर आपने उसको रेस्ट देना पड़ता है। अगर आप उसको रेस्ट नहीं दोगे तो फिर वो काम करना बंद कर देगी। तो देयर आर सर्टेन मशीन्स, वो इस तरह से चलती है कि आपको रिपेयर मेंटेनेंस इस भाव पे देना पड़ता है कि आपको उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ना है। अब एक बात सोचो, इलेक्ट्रिक आयन या लेमिनेशन मशीन गर्म हो रही है, बेटा उस टाइम पे कोई चीज बंद थोड़ी ना दी है, तो वो तो मेरा जितना खर्चा जा रहा है वो तो सब ऊपर से जा रहा है। तो ऐसा जो खर्चा है रिपेयर मेंटेनेंस का, ये सब इसके अंदर काउंट हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ओवरहेड्स। इसको भी लिख देते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर या मेंटेनेंस, ये सेम चीज ना पता है फ्लाइट में भी करनी पड़ती है। फ्लाइट में क्या होता है, अनलेस अंटिल फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ, हम इंजन कुछ टाइम के लिए पहले ऑन करके रखते हैं, जस्ट टू चेक कि वेदर एवरीथिंग इज बीइंग डन करेक्टली और नॉट। तो अब जितनी देर के लिए वो चल रहा है भाई, पेट्रोल तो फूक रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो हवा में नहीं है उस टाइम पे आप किसी पैसेंजर को सर्व नहीं कर रहे, तो ये सब खर्चा उसके अंदर काउंट हो जाता है। ये कह रहा है रिपेयर मेंटेनेंस हमारे 1,80,000 के हैं, तो 1,80,000 सीधा यहां लिख देंगे। अब हम यहां लिख देंगे टू ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट्स है और इनकी वैल्यू दे रखी है 16,000 रुपए। आप चाहो तो क्लोजिंग WIP यहीं माइनस करके दिखा सकते हो, मैं क्लोजिंग WIP वहां दिखा रहा हूं। आप चाहो तो लेफ्ट में ही माइनस कर सकते हो। क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट है और इनकी कीमत 20 है। लीजिए टोटलिंग कर लेंगे और जो बैलेंस बचेगा ट्रेडिंग अकाउंट में निकाल लेंगे। कोई यहां पे बाय प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो इग्नोर करेंगे उसको।
5 लाख यूनिट हमने बनाए हैं टोटल, उनको बनाने की जो कॉस्ट लगी है वो ये लगी है। ये बताना कितना बच रहा है? 19 लाख। टोटल भी बता दो, टोटल कितना है? 20800। 19,08,000 ये बच रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे EQ मार्क कर लेना बेटा। हो गया? चले, एक इसका लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए। ये उन्होंने निकाला हुआ है 19,08,000। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3, इस पे भी EQ लगा लो बेटा। ये जनवरी 25 या जनवरी 26 में से किसी एक का क्वेश्चन है, आप घर पे चेक कर लेना। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ये है, जनवरी 25 या जनवरी 26। उसमें ये 20 मार्क का आया था, 20 मार्क। इसमें उन्होंने सब बनाने को बोला है, कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, पिनल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा 20 मार्क का आ जाए तो घबराना नहीं है, आप जितना करोगे उसके स्टेप मार्किंग मिलेंगे, तो ट्राई करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो बढ़िया है। आए पढ़ें, क्वेश्चन में कह रहा है ट्रायल बैलेंस मिस्टर वाइट का आपको जो ये दे रखा है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। नीचे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, फोकस फोकस। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है अपने पास रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड का, WIP का। सेमी फिनिश गुड्स मतलब WIP, आधा बना हुआ माल मतलब WIP। कह रहा है कि सैलरी वेजेस आपके पास जो दिया हुआ है, सैलरी वेजेस अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग 912,000। मशीन को डेप्रिशिएट 10% करना है, फर्नीचर को ये नलाए गए ये लोग, ऐसे लिखा हुआ है, ये 7.5% है। ये पढ़ने में आपको लगेगा 71/2, 71/2 नहीं है, ये 7.5 है। मतलब ये छोड़ो, इस बात पे क्या डिस्कशन करें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1% ऑफ सेल्स बनाना है। आप कहोगे कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो डेटर पे बनता है, तो भैया ये डेटर ही है। हम जितनी सेल डेटर को करते हैं क्रेडिट पे, वही तो डेटर बनता है। तो उसने बोला 1% ऑफ सेल बनाना है, तो घबराने की बात नहीं है, 1% ऑफ सेल ही बनेगा। ऑफिस प्रेमिसेस ऑक्यूपाई करते हैं 1/4 ऑफ टोटल एरिया। इस लाइन का मतलब यह है कि आपका जो भी खर्चा टोटल होगा उसका 1/4 खर्चा ऑफिस का है। ऑफिस का है तो मतलब वो पीनल में जाएगा। इसका मतलब जो 3/4 खर्चा है वो ऑफिस का नहीं है, वो या तो फैक्ट्री का होगा या फिर अपने पास ये जहां चीजें बनती हैं उनका होगा। तो अगर मैं कोई भी रेंट वेंट पे करूंगा, रेंट में 1/4 पिनल में जाएगा, 3/4 ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। क्योंकि उसने बोल दिया कि टोटल एरिया में कुछ एरिया हमारा फैक्ट्री है और कुछ एरिया हमारा जो ऑफिस है वो है। लाइटनिंग कह रहा है 2/3 फैक्ट्री, तो ये भी ट्रेडिंग वेडिंग में जाएगा, और बाकी 1/3 ऑफिस, तो मतलब पिनल में जाएगा। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पिनल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, सब कुछ आपने जो इसके अंदर बनाना है। हम इसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, उसके बाद हम बाकी सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग ठीक बन गया तो पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आइए 20 मार्क के हिसाब से बेटा एडजस्टमेंट इसमें कोई ज्यादा नहीं है, 3 या 4 एडजस्टमेंट है, तो क्वेश्चन इज इजी, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले एक बार ये सही बन गया तो पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में यूनिट्स का कॉलम छोड़ सकते हो। असल में मैंने इसलिए बना दिया है कि फॉर्मेट में है, पर हमारे क्वेश्चन में यूनिट्स का कोई डेटा दे नहीं रखा, तो हम खाली ही पड़ा रहेगा ये। बाकी अगर आप यूनिट्स का कॉलम बनाना चाहो तो बना देना, अदरवाइज आप छोड़ना चाहो छोड़ देना। आइए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। देखें
क्लोजिंग रॉ मटेरियल है 16,200, रॉ मटेरियल क्लोजिंग वाला 16,200। इसके बाद परचेजेस, ये लो, ओपनिंग रॉ मटेरियल है 21,000, डालें ओपनिंग रॉ मटेरियल 21,000। अब परचेजेस ढूंढेंगे जरा, परचेजेस कहां पे, ये रहा परचेजेस 85, डालेंगे 85। इसे सॉल्व कर लेना बेटा, कितना आता है 89,800, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का मतलब होता है जो बेसिकली लेबर का खर्चा है। ये दे रखा लेबर का खर्चा, वेजेस 13,000, डालेंगे टू डायरेक्ट वेजेस 13,000, डायरेक्ट वेजेस 13,000। जी अभी आ रहा हूं उस पर, क्योंकि ये अंदर नहीं लिखा बाहर लिखा है तो आउटस्टैंडिंग यहीं जुड़ जाएगा ना। अभी आ रहा हूं उस पर। यह है डायरेक्ट वेजेस। अब जैसे आपने वेजेस डाला, नीचे जाके इसके बारे में पढ़ लेंगे कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, जैसे एनपीओ में करते थे। तो ये इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, कह रहा वेजेस आउटस्टैंडिंग भी है 2,000 की। अब हमने आउटस्टैंडिंग पढ़ा है कि खर्चों में जुड़ जाता है, तो हम यहां जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। ओके, आगे फिर अपने पास है डायरेक्ट वेजेस के अलावा कोई और खर्चा जो ट्रेडिंग के अंदर आ रहा हो। यहां से एक बार चेक करेंगे, जो जो मैन्युफैक्चरिंग की चीजें हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अभी WIP मेरे काम की चीज है, इसको लेंगे। कैरेज ऑन परचेज, ये डालें। कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी है वो यहां पे इसके अंदर काउंट हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन टू कैरेज ऑन परचेज, इसका मतलब कैरेज इनवर्ड, ये कैरेज इनवर्ड है। ये अपने पास है 1500। एक बार नीचे पढ़ लेंगे कि कहीं कैरेज इनवर्ड के बारे में कोई जानकारी दी हो, ढूंढ ले। कैरेज इनवर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोला, और आ जाए। कैरेज इनवर्ड के अलावा सैलरी वगैरह इसमें आएगा नहीं, टेलीफोन पोस्टेज नहीं आएगा, रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस का है। रिपेयर टू प्लांट ये इसमें आ सकता है, जो रिपेयर टू प्लांट है, क्योंकि प्लांट बेसिकली यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ये आ सकता है। आ जाओ, रिपेयर टू प्लांट। ये अपने पास है 1100। इसके बारे में, रिपेयर्स के बारे में कोई जानकारी है तो देख लो, नहीं तो इसको भी छोड़ेंगे। रिपेयर्स के बारे में अगेन कुछ भी नहीं है। और आइए, रिपेयर्स के बाद परचेजेस हमारा हो गया। प्लांट एंड मशीन पे डेप्रिएशन बोल रहा था, आ जाओ डेप्रिएशन। अब आप कहोगे सर डेप्रिएशन आप इधर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि बेटा प्लांट एंड मशीन बेसिकली फैक्ट्री में यूज हो रहा है, बनाने के लिए यूज हो रहा है। हाँ, अगर लिखा है ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर का मतलब ये हो गया कि ये उधर मतलब पीनल में चले जाएगा। ये 10% आप इसमें डालोगे। आइए लिखें डेप्रिएशन ऑन मशीन, निकाल लो भाई कितना आता है ये। 10% निकालना है। 70,000 का 10% करीब 7,000 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, फिर कह रहा है रेंट। बेटा रेंट में दो पार्ट करेंगे, देखो कैसे। उसने बोला था कि जो स्पेस है वो दो पार्ट में टूटा हुआ है। पढ़े, कहता है जो स्पेस है 1/4 टोटल एरिया का ऑफिस का है। तो बेटा ये जो रेंट है ये भी 1/4 ऑफिस का है, तो पिनल में जाएगा। इसका मतलब 3/4 फैक्ट्री वैक्ट्री का है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चले जाएगा। तो रेंट उठा लो 6,000, 6,000 का 3/4 ले लेंगे। आ जाओ, ये करना कितना आता है? ये अपने पास दिया हुआ है 6, 3/4 मतलब 4,500। एक बार चेक कर लें। आगे फिर है लाइटनिंग। लाइटनिंग भी ऐसी, लाइटनिंग भी पढ़े, उसने यही बोला है। कह रहा लाइटनिंग भी 2/3 फैक्ट्री में जाएगा। आ जाओ, लाइटनिंग अपने पास है 1350, ये 2/3 फैक्ट्री में जाएगा। निकालना बेटा
1350 का 2/3 900, ये लो। जो भी खर्चा गुड्स बनाने के ऊपर है वो सब मैन्युफैक्चरिंग में। और आ जाए जनरल एक्सपेंस, ये P&L में जाता है, ये यहां पे आने का कोई मतलब नहीं है। राइट में आते हैं, कुछ देखें, क्रेडिटर यहां पे आएगा नहीं, बिल्स पेबल आएगा नहीं, सेल ऑफ स्क्रैप ये आएगा। स्क्रैप मतलब एक तरह का बाय प्रोडक्ट, 2500 का बिक गया तो यहां राइट साइड में डाल देंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप 2500। हो गया। और देखें, फिर अपने पास से कमीशन रिसीव नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं आएगा, कैपिटल नहीं, सेल्स नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बस इतना ही है। एक बार नीचे भी पढ़ लेते हैं, कोई आइटम छूटा तो नहीं है, एक बार नीचे देख लेते हैं। हाँ, WIP सेमी फिनिश गुड का क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ है, ये लो ओपनिंग WIP है 9,500, ये डालेंगे ओपनिंग WIP 9,500 और क्लोजिंग WIP आप यहीं माइनस कर सकते हो या फिर इधर दिखा दो। क्लोजिंग WIP नीचे दिया हुआ है 7,800। एक बार नीचे और चेक कर लेते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है। सैलरी वेजेस हो गया, मशीनरी हो गया, प्रोविजन हो गया, लाइटनिंग वाइटनिंग सब कुछ हो गया। टोटलिंग करो बेटा, जो बचेगा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। निकालें बेटा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम जो आपने निकाला सीधा वो फिगर उठाना, सब मत जोड़ देना। 89800 से लेना है। हाँ, टोटल कितना आ रहा है 12900। इसमें से ये माइनस कर दो 11900। एक 19 ये आ रहा सबका, ठीक है। एक बार चेक कर लो बेटा इसको। इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ एक नोट लिख लें, वी हैव अज्यूम्ड प्लांट एंड मशीन एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री। बेटा कोई भी आदमी प्लांट मशीन ऑफिस में तो नहीं लगाएगा, फैक्ट्री में ही लगाएगा। तो प्लांट मशीन जो भी है फैक्ट्री में लगा हुआ है, ये फैक्ट्री का खर्चा है, इसलिए इसका डेप्रिएशन, इसका रिपेयर सब कुछ हमने मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो अब अपने पास जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते थे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वो कर देंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग खत्म इसमें, बट ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना है। आ जाओ, ये लिख लिया सबने? और बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पेपर में वर्किंग नोट में मत बनाना, ये पार्ट है आंसर का। उसने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तीनों, तो ये मेन पार्ट है, बल्कि इसके साथ लिख लो ये फर्स्ट। अब मैं बाकी तीन चीजें जैसे पहले बनाता था वो बना दूंगा। सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट छोटा से ही बनाना क्योंकि सारे डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपने मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिए, तो ये छोटा से ही बन जाएगा। फिर बना देंगे P&L और फिर यहां पे बना देंगे बैलेंस शीट। आप सबसे पहले बैलेंस शीट में आ जाओ और जो जो चीजें आपने मैन्युफैक्चरिंग में डाली हैं, जो आपको लगता है बैलेंस शीट में भी आनी चाहिए, वो डालो। बेटा क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का भी आएगा, रॉ मटेरियल भी आएगा, WIP भी आएगा। हमारी दुकान में जो भी माल बचा हुआ है, अब फिर चाहे वो आधा बना हुआ बचा है, पूरा बचा है, या कच्चा माल बचा है, तो आपने पूरे को अपनी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में तो दिखाना ही है। लिख दो, ये बचा हुआ ये दे रखा था, कहां गया? 16,200, 18,100, 7,800। 16,200, 7,800, 18,100। ठीक है, टोटलिंग की जरूरत नहीं है, भले ऐसे लिख दो। इसके बाद एक आउटस्टैंडिंग वेजेस था बेटा, वो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहां आ जाएगा। ये ऊपर पढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग में कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस था? हाँ, 2,000। ये लो, ठीक है। अच्छा, प्लांट मशीनरी पे डेप्रिएशन लगा दिया था, वो माइनस करके यहां डाल देते हैं। बताना डेप्रिएशन कितना लगाया प्लांट मशीन पे? 7,000। और वैसे प्लांट मशीनरी होगी 70 में 7 गया तो 63। सही है। मैं बस मैन्युफैक्चरिंग की जो भी एडजस्टमेंट है वो डाल रहा हूं यहां पे। आइए एक बार और देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का कोई ऐसा आइटम। ओपनिंग परचेज हो गया, आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया, बस इतना ही है। आइए अब अपने पास आ जाओ, ट्रेडिंग वेडिंग शुरू करते हैं।
ट्रेडिंग में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। जरा याद दिलाना, ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आएगा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब हम ट्रेड तो उसी का करते हैं जो पूरा बना हुआ है, जो पूरा नहीं बना हुआ उसके ट्रेड कैसे करेंगे? आइए, क्लोजिंग फिनिश गुड है 18,100 और ओपनिंग फिनिश गुड दे रखा है, ये रहा। ये मैं ट्रेडिंग वाली चीजें इससे कर रहा हूं। फिनिश गुड 15,500। आइए जनाब 15,500। अब मैन्युफैक्चरिंग में जो बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग में आया वो ट्रेडिंग में यहां लिख देंगे टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कितना आया था बैलेंसिंग फिगर? ढूंढो ऊपर। 1,19 को यहां फेंक देंगे, 1,19। कॉन्ट्रा एंट्री मैन्युफैक्चरिंग में राइट साइड था तो राइट साइड में इधर आ जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट अपने पास है, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डेटर, डेटर बताएं कहां पर आएंगे? पहुंचे बैलेंस शीट में, आ जाओ। याद है इस पे कुछ प्रोविजन बन रहा था। डेटर अपने पास है 24। क्या प्रोविजन डेटर पे बनाएंगे या सेल्स पे? उसने बोला है सेल्स पर, तो ढूंढो जरा, डप्पा करो सेल कितनी है। ये रही सेल 167,200। पहले सेल्स को अपनी जगह पे फेंक दो 167,200, फिर उसमें से प्रोविजन इसका निकालना यार। 1% कितना आता है? कितना आता है? 1,672। बेटा ये यहां स्टार डाल के ना ऐसे कहीं पे लिख लेना, स्टार डाल के 1% ऑफ सेल्स। ये माइनस करके बताओ कितना आता है? 22328। और ये प्रोविजन पिनल में आ जाएगा। प्रोविजन हमेशा पिनल में आता है 1672। बेटा डेटर लिखे, डेटर में से प्रोविजन हटाया, प्रोविजन सेल्स पे बनाना है और ये यहां पे इसमें पिनल डेबिट में आ गया। ठीक है बॉस? क्लियर है भाई? आगे आइए और उठाएंगे क्या क्या है, जो जो होता गया ये सब खत्म। अब बिल रिसीवेबल ये किस में आता है? अबे इतना नहीं आता। बिल रिसीवेबल किस में आता है? हाँ, बैलेंस शीट। अरे नालायको, मेरे से तो बोला नहीं जा रहा, तुम तो बोलो। 15,000 15,000 हो गया। और देखें फिर अगला है वेजेस भी हो गया। सैलरी, हाँ जी सैलरी आई है 10,000। भाई सैलरी में वो था आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी यहां पे डालें, इसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ देना भाई। सैलरी है कहां गई? 10,000 और आउटस्टैंडिंग कितना था भाई? 900 डाले जी यहां पे। 10,000 में 900 को जोड़कर ये बन गया 10,900 और आउटस्टैंडिंग सैलरी पिनल के बाद बैलेंस शीट में भी आ जाएगा 900। लो बेटा ठीक है यहां तक? पक्का? ये आसान क्वेश्चन है एक्चुअली में, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे करोगे। 20 नंबर इस बोनस इसमें, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग बनाने के बाद एडजस्टमेंट इसमें है ही क्या। इससे बेहतर एडजस्टमेंट तो बेटा हमने फाइनल अकाउंट में पड़ी हुई है। कभी बेड डेड, कभी प्रोविजन, न जाने क्या क्या आता था वहां पे। ये तो बहुत ही बेसिक है। और देखो फिर कह रहा है अपने पास यहां पे अगला ये, हाँ परचेज के बाद प्लांट मशीनरी, ये तो हमने कर दिया। ये यहां से उठाएंगे, एक सेकेंड। हाँ यहां तक हो गया था। फिर टेलीफोन पोस्टेज कितना है? 1000 डालो। बोलो टेलीफोन कहां रखा होगा? फैक्ट्री में, ऑफिस में? पेरोल में रखा होगा। अबे रखा कहां होगा निकम्मो? ऑफिस में। टेलीफोन पोस्ट मैं कह रहा हूं कहां रखा होगा? पेरोल में रखा होगा निकम्मे। 1000 रुपए आ जाओ। और देखो टेलीफोन पोस्टेज के बाद रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस बोल रहा है ऑफिस, ये इसमें आएगा। आ जाओ, टू रिपेयर्स टू फर्नीचर, रिपेयर टू फर्नीचर हो गया 350 डालो जी 350। फिर है कैश एट बैंक, हाँ जी ये कहां आएगा? आ जाओ, ये तो फेवरेट आइटम है आपका। बैंक 17,000। अच्छा, ऑफिस फर्नीचर ये है 10। अरे भाई फर्नीचर पे शायद डेप्रिएशन था, मुझे ध्यान आ रहा है। आओ जरा पहले डेप्रिएशन डालो इसका। फर्नीचर
मुझे ध्यान आ गया एकदम, फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन था। फर्नीचर 10 है, इस पर डेप्रिसिएशन, ये देखो निकम्मे, ये 7.5% है भाई, ये 71/2 नहीं है, 7.5%। हाँ तो लिखो भाई ये, अरे कितना आता है 10,000 का 7.5% निकालना, 750। इस पे भी स्टार लगा दो, नीचे लिखो नलायक को 7.5% है, ये लो। अच्छा यहां आप फर्नीचर जो भी है इसको पुट करेंगे, इसमें से ये हटा देंगे। फर्नीचर 10,000 है, डेप्रिसिएशन इसमें हट गया 750। बोलना बेटा कितना आएगा, है 9250। अच्छा और भी कुछ है क्या, खत्म? और आ जाओ जी, प्लांट एंड मशीन, ये तो खत्म हो गया। रेंट, हाँ रेंट में थोड़ा झोल है, रेंट में 1/4 पीनल में आएगा, आओ डालो। रेंट निकालना भाई, 1/4 कितना बनता है, 6,000 का 1/4, क्योंकि 1/4 हिस्सा उसका है, ऑफिस का है, 1500 आएगा। फिर पढ़े लाइटिंग, लाइटनिंग 1350 है, ये कितना आएगा, 1/3। याद है लाइटनिंग 2/3 उसमें क्या था बेटा, ओ क्या बोलते हैं फैक्ट्री में, तो 1/3 कितना आएगा बोलो, 450। फिर जनरल एक्सपेंस, ये तो पूरा ही पीरियड में आएगा 1500, ये लीजिए जनरल एक्सपेंस। आगे राइट साइड में आ जाओ बेटा, पढ़े क्रेडिटर कहां पे आएंगे बेटा, डालो क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर 15, बिल्स पेबल 7500, सेल ऑफ स्क्रैप हो चुका। कमीशन रिसीव बोलो भाई, अरे बोलो कमीशन रिसीव, हाँ 450। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये अंदर वाला है, अंदर वाला है तो उधर आ जाएगा राइट साइड में, यहां लिख देंगे बाय प्रोविजन, ये अंदर वाला है। आप इसको इसमें से माइनस भी कर सकते हो, ये क्या नाम है जो नया वाला बनाया, लेकिन मैं इसको इधर लिख रहा हूं। आप चाहो तो नए वाले से माइनस भी कर सकते हो, पर मैंने राइट साइड में लिख दिया। मुझे ये माइनस प्लस का झोल ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए मैं राइट पे लिख रहा हूं। आप चाहो तो माइनस कर सकते हो। फिर है कैपिटल, हाँ जी कैपिटल कहां पे आता है, लिखें कैपिटल 1 लाख। और आ जाए जनाब, फिर है सेल्स, सेल्स तो हो गया शायद। बैंक ओवरड्राफ्ट 8500 डालें जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई क्वेश्चन खत्म करने से पहले एक बार पढ़ लेना, कोई नीचे कुछ रह तो नहीं गया। ये लोग बहुत चालाक हैं, कभी कभार कुछ ऐसा दे देंगे जो भूल गए। सैलरी वेजेस हो गया, मशीन हो गया, प्रोविजन हो गया, ऑफिस फर्नीचर लाइटिंग सब चले खत्म। आ जाओ जरा कैलकुलेटर उठा लो जरा हाथ में, सबसे पहले ट्रेडिंग शुरू हो जाओ बेटा। बताना बेटा जी जरा जीपी भी कितना आता है, ये बताएं बेटा जीपी कितना आता है, जीपी टोटल होमवर्क है, जीपी बताओ। 50 800 भाई शायद ये जीपी आ रहा है, जीपी को यहां डाल दो बेटा। चलो टोटलिंग टोटलिंग करो जरा, नेट प्रॉफिट बताओ बेटा। राइट साइड में 1 और 2 ही आइटम है, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम है, राइट साइड में 3 आइटम है। अच्छा कमीशन रिसीव भी है वहां पे। नेट प्रॉफिट कितना बताया, 778। ये नेट प्रॉफिट को यहां कैपिटल में जोड़ दो बेटा, 34778। यहां बेटा टोटलिंग टोटलिंग कर दो, आ जाओ। लो जी करना जरा टोटलिंग बेटा। 1 6 7 8 दोनों तरफ यही है, दूसरी तरफ भी मैच करो।
आ गया समझ में? ये था बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये इसके जो PQ 1, 2 और 3 है ये होमवर्क में करना है बेटा। तीनों क्वेश्चंस आपके वही हैं जो तीनों इलस्ट्रेशन मैंने कराए, उसी की डिजिट चेंज है। PQ 1, 2, 3 आपने ट्राई करना है। कोई दिक्कत लगे मेरे से परसों वाली क्लास में आप लोग पूछ लेना। मैंने स्टाफ को बोल दिया है BOE के लेक्चर, और एक और बच्चा बता रहा था इन्वेंट्री, ये शायद ऐप पे बच्चे कह रहे हैं एक्सेस नहीं मिल रहा, तो मैं अभी अपनी वाले ग्रुप पर भी डाल दूंगा, शायद BOE के आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो आप उसको अपने पास देख के रिवाइज करके कोई डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है? चले बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है बहुत रेयरली आता है, तो आप पेपर के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ के जाइएगा, कहीं गलती से आ जाए तो आप कर सके, बस इसलिए। हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं इसके, और कभी आ जाए तो आप रेडी रहिएगा।